नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे चोर को मिली पहरेदारी की। चौंकिए मत, अगर किसी चोर को जिम्मेदारी मिल जाए चौकीदारी की तो सोचिए क्या होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की 1988 प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो तालिबान पर लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी करती है। यह पद 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। सुरक्षा परिषद इन नियुक्तियों को अपने मौजूदा सदस्य देशों की आपसी सहमति के आधार पर करती है। पाकिस्तान को यूएनएससी की इन समितियों में यह भूमिका उस समय मिली है जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 पर्यटकों और एक कश्मीरी नागरिक की मौत हुई थी। भारत का कहना है कि हमलावरों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण और मदद मिली थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में पाकिस्तान को जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान को इस पद का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में भारत के कई मित्र हैं। पाकिस्तान का तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष बनने का कोई व्यावहारिक परिणाम नहीं होगा। सभी समितियां आम सहमति पर काम करती हैं। किसी अध्यक्ष के लिए अकेले ही किसी ऐसी बात को पारित करवाना संभव नहीं है जिसका अन्य लोग विरोध करते हों, या किसी ऐसी विशेष नीति को आगे बढ़ाना जिसका अन्य देश समर्थन नहीं करते हों। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन पाकिस्तान की हरकतों की सावधानीपूर्वक निगरानी करेगा। तो क्या चोर को महज पहरेदारी मिल जाने से इस बात के बारे में सोचा जा सकता है कि वह इसका फ़ायदा उठा पाएगा? तो मोटा मोटी यदि समझा जाए तो संभवतः ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन इसके क्या और पहलू हैं, आयाम हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ करोड़ी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब भी जुड़ चुके हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सिंह साहब आप ही के साथ करते हैं। जिस चोर की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में सबको पता है, पहरेदारी का जिम्मा दिया गया है, लेकिन इस पहरेदारी के जिम्मे को मात्र पा लेने से क्या सोचा समझा जा सकता है, क्या तय किया जा सकता है, इसके कौन से नए आयाम हो सकते हैं? शुरुआत आपके साथ। देखिए कुणाल, पाकिस्तान और भारत के बीच में लंबे समय से अदावत है। पाकिस्तान निरंतर रूप से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता रहा है। फिर भी हमारे मीडिया ने इस तरीके से रेडिकुल किया कि पाकिस्तान बहुत कमजोर है, कल ही पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा। तो हमें दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर हमारी दुश्मनी है तो अगर दुश्मन को कमजोर समझेंगे तो हम खुद कमजोर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान कैसा भी है लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके भी अपने दोस्त हैं, उनका भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेटवर्किंग है अलग अलग देशों के साथ, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है, इसलिए वो सुरक्षा परिषद का सदस्य भी बना है। तो देखिए, हमारा जो अप्रैल 22 को घटना हुई पहलगाम की, उसके 3 दिन बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक स्टेटमेंट इशू किया। उस स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने 2 सुझाव दिए। एक तो ये कहा कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसका नाम हटाया जाए, और दूसरा ये था कि जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के नाम से रखा जाए। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर का बात तो नहीं मानी, लेकिन टीआरएफ को हटा दिया। इसका मतलब पाकिस्तान को वहां कहीं न कहीं सपोर्ट मिला है। फिर 5 मई को फिर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बनी और कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमारी जो घटना हुई, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, तो भारत ने बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया।
क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें कोई भी सैन्य या सिविलियन प्लेस थे उनको टारगेट नहीं किया, और ये कूटनीतिक शालीनता भी बढ़ती कि दुनिया के देशों को इंक्लूडिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उनको भी इंटीमेट किया कि हम इस तरह का आतंकवाद के विरुद्ध एक्शन ले रहे हैं। तो भारत ने संवेदनशीलता और शालीनता दोनों दिखाई, लेकिन उसके बाद सिचुएशन एस्कालेट हो गई, और एस्कालेट होने के बाद में 4 दिन तक वो इस तरह की मामला चला। अब देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी सुरक्षा परिषद का सदस्य है, तो निश्चित रूप से वो अपना कूटनीति तो करता ही होगा, और भारत भी अपनी तरीके से कूटनीति कर रहा है। लेकिन जो ये मेंबर बने हैं, जैसे आपने काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन, और तालिबान को जो कमेटी है सैंक्शंस की, उसका चेयरपर्सन पाकिस्तान को बनाया है। हाँ। तो इससे निश्चित रूप से पाकिस्तान क्या करेगा कि तालिबान से लीवरेज लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में अदावत चल रही है लंबे समय टीटी को लेके। जो पाकिस्तान बहुत से जो टीटीपी के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, उनको डिपोर्ट करने में लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अभी तालिबान के साथ चीन में तालिबान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हुई। तो चीन इसका अर्थ है मीडिएट कर रहा है, और पाकिस्तान ने ये तय किया कि हम हमारा मिशन है, हमारा राजदूत भेजेंगे तालिबान में। तो इस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, तो तालिबान को एक लीवरेज मिल सकता है। देखिए, लेकिन भारत और तालिबान भी बहुत नजदीक आ रहे हैं। तालिबान के विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री से बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आगे क्या हो सकता है? देखिए, काउंटर टेररिज्म, जहां पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, और फिर काउंटर टेररिज्म कमेटी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको वाइस चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दे देना, चेयरमैन की जिम्मेदारी, ये कोई ज्यादा मेरे ख्याल से महत्व इस रूप में नहीं रखता कि पाकिस्तान कई बार FTF के ग्रे लिस्ट में हो चुका है, और अभी 22 में ही वापस निकला है। तो भारत को अपनी कूटनीति को और ज्यादा प्रोएक्टिव बना के, इंटेंसिफाई करके पाकिस्तान को FTF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें सम्मिलित करवाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा यह है कि पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी अगले महीने 1 महीने के लिए अध्यक्षता होती है, अध्यक्ष बनेगा। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान आने वाले कुछ दिनों में अपनी कूटनीति को प्रभावशाली बनाएगा। तो हमने जो कूटनीति अपनाई है, हमारे डेलीगेशन भेजे हैं, तो वो दुनिया के देशों को बाइलेटरल तरीके से कन्विंस करने का प्रयास किया है। लेकिन पाकिस्तान ने भी उसी प्रोपोर्शन में भुट्टो को भेजा, बिलावल भुट्टो को, जिसने UN ऑफिस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो इस तरह का पाकिस्तान भी एफर्ट कर रहा है, और हम ये क्यों कहें पाकिस्तान क्यों नहीं करेगा? पाकिस्तान के हमारे अदावत है, डिप्लोमेटिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलेगा। तो अब जो वार चल रहा है दोनों के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर जो किनेटिक एक्शन वाला था वो तो 4 दिन का था, लेकिन परसेप्शन वार अब निरंतर रूप से दोनों देशों के बीच में चल रहा है, और उसका इंस्ट्रूमेंट कूटनीति एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी हैं, जो सोशल मीडिया है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो अदावत की स्थिति है उसका किस तरह से ऐतिहासिक एक्सपीरियंस, जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस और पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है, उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में हम रखें। तो जो परसेप्शन का वार चल रहा है उसके कई इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हमें केवल ये नहीं है कि हमने जो हमारे सांसदों को भेज दिया वो स्थिति पूरी हो गई है, ये निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। और इसलिए हमें जो परसेप्शन वार है उसमें जो जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने टूल्स हैं, उनको यूज करना चाहिए, और दुनिया के सामने पाकिस्तान को इफेक्टिवली एक्सपोज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे पॉलिसी प्लानर्स है वो इसको रिव्यू कर रहे होंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे होंगे कि पाकिस्तान किस तरह से अपना स्पेस बनाने में लगा हुआ है। एक अन्य जो फाइनेंशियल मामला है उसमें IMF ने पैसा दे दिया, वर्ल्ड बैंक की 40 बिलियन का पैसे देने की दे दिया है लगभग। तो उसमें 20 बिलियन तो वर्ल्ड बैंक देगा और 20 बिलियन तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन
सैंक्शन कर दिए हैं, तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्थिति हमारे कूटनीतिक एफर्ट्स के बाद भी मजबूत हो रही है। तो पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति और फाइनेंशियल कंडीशन दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत हो रही है। तो हमें लगता है कि हमारे को ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए आज की स्थिति में, तो परसेप्शन वार चल रहा है। जी कुणाल। नहीं, बिल्कुल, बहुत डिटेल्ड वे में आपने ये सारी बातों को किया है सिंह साहब। झा साहब, पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड कैसी छवि है, इसके बारे में सब जानते समझते हैं, और ख़ास तौर पर जब भारत अपना प्रतिनिधिमंडल हर ओर भेज रहा था पोस्ट पहलगाम अटैक, और उसके बाद क्या ये एक महज कोइंसिडेंस है कि इन 2 सीट्स पर पाकिस्तान को जगह मिली है? कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये सीट्स, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या कुछ हो सकते हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार। अभी किरोड़ी जी ने काफी डिटेल में आपको सब कुछ बताया हुआ है। देखिए, 2 चीजें हम लोग अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। एक तो भारत अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, अंतरराष्ट्रीय मंच पे किस तरह की जो परसेप्शन वो दे रहा है कि अभी फिलहाल के पहलगाम और उस तत्कालीन उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें हुआ, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी एफर्ट है परसेप्शन मजबूत करने की। दूसरी कि पाकिस्तान को यूएन में या यूएनएससी में वो क्या मिल रहा है, वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। देखिए, पाकिस्तान चुना गया है यूएनएससी का जो टेम्पररी मेंबरशिप होता है, वो टेम्पररी मेंबरशिप लिस्ट चुना गया है। अब ये जो आपने कहा था कि अभी उसको अध्यक्ष चुना गया है, चाहे सैंक्शन कमेटी हो या कमेटी ऑन काउंटर टेररिज्म हो, इसका चुना गया है। तो ये जो अध्यक्ष होते हैं ये वही हो सकते हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, चाहे वो परमानेंट मेंबर हो चाहे वो टेम्पररी मेंबर हो। इनको वो 1 महीने की वो मिलेगी और वो उसमें रहेंगे। सिर्फ जो बाकी तालिबान और जो काउंटर टेररिज्म में जो था उसके लिए जो है वो उनको समय दिया गया है। तो इसमें 3-4 चीजें आती हैं जो कि बहुत इमीडिएट है। एक तो ये कह के हम लोग ना रुक जाएं कि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान क्या है। नहीं, आप ये कह के मत रुक जाइए, क्योंकि अगर विश्व जानती है, अगर यूएन जानती है कि पाकिस्तान एक टेरर रिस्पॉन्सिंग नेशन है, तो उसको वहां पे मेंबर चुनते ही नहीं। लेकिन वो मेंबर चुना गया है, और वो मेंबर चुना इसलिए गया है कि पाकिस्तान के साथ में 57 ओआईसी मेंबर्स हैं। ये आपको डिनाई नहीं कर सकते हैं इसको। 47 इस्लामिक देश हैं और बाकी जो उसके जो ओआईसी के जो नॉन इस्लामिक मेंबर हैं वो हैं। 57 वोट उसको वही मिल गया। उसके अलावे चाइना उसका परमानेंट वोट है। चाइना के जो लोन डिफॉल्टर्स हैं आज के दिन में बहुत सारे हैं, उनको एक शब्द कहने की जरूरत पड़ती है कि पाकिस्तान को आप वोट कीजिए, तो पाकिस्तान के लिए वोट करेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान चुना गया है वहां पे, क्योंकि उसके ऊपर में ओआईसी और चाइना का वरदहस्त, जिसको बोलते हैं वरदहस्त है, वो है, उसका हाथ है। तो वहां चुना गया है। अब जब ये इसको चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैनशिप मिली है, तो इसके लिए भारत को एक इमीडिएट प्रोटेस्ट करना चाहिए था, प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए था यूएन में ही। क्योंकि आपको तथ्य देना पड़ेगा कि पाकिस्तान इसका हकदार क्यों नहीं है। एक तो तालिबान का है, तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान पिछले लगभग 2-2.5 साल से अनवरत लड़ रहा है। तालिबान के ऊपर में बहुत सारे हमले कर चुका है, इसके प्रूफ है आपके पास में। तो आप तालिबान को भी साथ में लीजिए, अफगानिस्तान को, और अपना प्रूफ दिखाइए कि आप एक प्रोटेस्ट लॉन्च कीजिए कि तालिबान के खिलाफ में जो इसको जो वाइस प्रेसिडेंटशिप दी गई है ये अवैध है, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये कहीं भी इम्पार्शियल नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट अप्रोच नहीं होगा। दूसरी चीज, ये उसको चेयरमैन बनाने के लिए है। अब चेयरमैन बनके भी वो वही करेगा जो बाकी मेंबर जो हैं वो वोट देते हैं या अपना ओपिनियन देते हैं, उसी के हिसाब से काम कर पाएगा। चेयरमैन का अपना कोई बड़ा रोल नहीं होता है। चेयरमैन का इतना जरूर रोल होता है कि कौन से मसले कमेटी के सामने में रखे जाएं और कौन से नहीं रखे जाएं। जैसे करोड़ी जी ने भी कहा था कि जो टीआरएफ है उसको उसने निकाल दिया, क्योंकि उसके रिक्वेस्ट पे निकाला हुआ है। भारत वहां पे मेंबर है नहीं अभी यूएनएससी में, तो उसके
जो रिक्वेस्ट पे निकाला गया है वो हो सकता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंस हैं पाकिस्तान जरूर करेगा, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि चाहे वो तालिबान का मामला हो, चाहे सैंक्शन कमेटी का मामला हो, चाहे काउंटर टेररिज्म का मामला हो, वो अपने आप को बचाने की ही नहीं, अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा कि हम भी टेररिज्म के विक्टिम हैं। ये दुनिया को वो नहीं बताएगा कि वो खुद एक टेरर स्पॉन्सरिंग है। क्योंकि अभी जितने जो एविडेंस लेके हमारी जो कमिटीज अलग अलग जो दल गए थे नेशंस में, ये आपके पास में आज के दिन में अवेलेबल हैं। तो आपको कौन मना करता है कि आप यूएनजीए में, यूएनएससी में तो आप कर नहीं सकते हैं, ये चीज पेश नहीं कर सकते हैं, यूएनजीए में ये आप बुलाइए कि अंतरराष्ट्रीय टेररिज्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको के संशोधन करना जरूरी है। जैसे चोर जो है वो किसी पुलिस के ऊपर में निगरानी नहीं कर सकता है। अब यही चीज यहाँ पे पाकिस्तान है, वो खुद एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन है, उसको आप किस से उनके ऐसा कौन सा उसका प्रॉपर्टी है या उसमें विशेषताएं हैं कि आपने काउंटर टेररिज्म के लिए उसको नियुक्त किया हुआ है। बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। आपके पास में प्रूफ है, आप यूएनजीए के मीटिंग बुलाइए, हो सकता है कि वहां पे वो पास नहीं हो, क्योंकि चाइना को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो हो सकता है पास नहीं हो, लेकिन पूरे विश्व को पता तो चलेगा, यूएन को पता तो चलेगा कि ये इतने सारे तथ्य पाकिस्तान के खिलाफ में हैं, क्योंकि उसको डायरेक्टली लिंक करती है टेररिज्म से। चाहे वो ओसामा बिन लादेन का मामला हो, चाहे पाकिस्तान में पल रहे जितने सारे आज दिन में 60 से ज्यादा टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, और ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के टेरिटरी के हैं। तो ये वहां पे है, और इसका प्रूफ यूएन हेडक्वार्टर में है, यूएन हेडक्वार्टर में, और यूएन एचआरसी ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उनके पास में ये तथ्य जो है, इसकी जो एविडेंस है वो ऑलरेडी है, यूएन के साइट पे आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। तो इन सारे तथ्यों को आप लॉजिकल रूप से रखिए और पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई करने की मांग कीजिए। हो सकता है कि आपकी मांग एक्सेप्ट ना हो, लेकिन कम से कम आपने वो प्रयत्न तो किया। क्या भारत सरकार अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा ये एफर्ट लगा रही है पाकिस्तान को कम से कम डिस्क्वालीफाई करने के लिए? शायद नहीं लगा रही है। तो इसीलिए भारत सरकार को थोड़ा सा गहराई से समझना होगा, थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपने आप को डेडिकेट करके हर वो क्षेत्र ढूंढने होगा जहां की पाकिस्तान को नेल किया जा सके। अब वक्त का अभाव है, लेकिन आप दोनों खास मेहमान से एक एक क्लोजिंग कमेंट लेंगे। सर किरोड़ी सिंह सर, पहले आपसे संक्षेप में आप भी बता दीजिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कमोवेश पाकिस्तान की भूमिका अटैक्स को लेकर के सबसे बात की, एक्सेप्ट पाकिस्तान, चाइना और शायद सोमालिया। मेरा सवाल यह है कि चाइना से नहीं बात करना क्या कूटनीतिक तौर पर भारत के पक्ष को कमजोर करता है आज के समय में? देखिए कुणाल, ऐसा नहीं है कि चाइना और भारत के बीच में एंगेजमेंट नहीं चल रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर था तब चाइना के विदेश मंत्री ने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बातचीत की थी और ये रिक्वेस्ट किया था कि आप एस्केलेट मत कीजिए। तो चाइना से हमारा एंगेजमेंट चल रहा है, इस तरह का नहीं है। लेकिन देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है कि जितने भी डिसीजन होते हैं वो यूनानिमस होते हैं, कंसेंसस से होते हैं जी। और हमें लगता है कि हमारे साथ चाइना ने दूसरे देश को भी हम कन्विंस नहीं कर पाए हैं। अभी देखिए एक दिन पहले ही इजराइल पे रिजोल्यूशन आया, अमेरिका ने वीटो कर दिया, 14 देश एक तरफ थे, पास नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान को अध्यक्ष बनाने में अमेरिका ने वीटो नहीं किया। अगर कोई भी देश, चाहे वो हमारा तो फ्रांस हो, दोस्त हो या अमेरिका हो, कोई भी एक देश ऑब्जेक्शन करता तो फ्रांस अध्यक्ष नहीं बन पाता। लेकिन जैसा जाट साहब ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में तो इस्लामिक कंट्रीज का प्रभाव उस रूप में नहीं है ना, वहाँ तो वही जो 15 मेंबर हैं वही चुनते हैं। हाँ, लेकिन प्रभाव है। आज से लगभग 1.5 साल पहले यूनेस्को के वाइस चेयरमैन के वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ था और उसमें पाकिस्तान को 38 वोट मिले, भारत को 18 वोट मिले, तो पाकिस्तान का चुनाव हो गया था। तो दूसरे जो मंच है वहाँ तो हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में हम अभी भी हमारी
जो कूटनीतियां इतनी इफेक्टिव नहीं बना पाए हैं कि पाकिस्तान को कंटेन किया जा सके। क्योंकि एक देश भी अगर तो रशिया भी ने भी हमारे फेवर में वोट दिया, अगर रशिया भी वोट देता तो पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष तो नहीं बन पाता। लेकिन कोई भी देश हमारे साथ इस रूप में नहीं है, तो हमें चाइना से ऐसा नहीं है कि एंगेजमेंट नहीं है, लेकिन शायद इसलिए बात नहीं की कि चाइना तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ तो जाएगा ही, हो सकता है जो दूसरे देश है उनमें से कोई हमारे साथ हो। तो चाइना की पोजीशन क्लियर थी, इसलिए शायद बातचीत नहीं की है। जी कुणाल। ओके सर, झा साहब आपसे भी वही सवाल, आपके इस मसले पर क्या विचार? देखिए, अब ये जो अभी डेलीगेशन हमारी गई थी ये अनऑफिशियल थी, ये किसी यूएन के दायरे के अंदर नहीं गया था, ये भारत का अपना पहल था, ये नॉन ऑफिशियल था। आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं जो कि समझना चाहता है। क्या चाइना कुछ समझना चाहेगा? क्या चाइना सोया हुआ है कि उसको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती है? देखिए, आप जो अपने आप को फेन कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है कि हम सोए हुए हैं जबकि उसके कान खुले हुए हैं, तो आप उसको जगा नहीं सकते हैं। तो इसलिए अगर चाइना के पास में नहीं भेजा था डेलीगेशन तो बिल्कुल सही भेजा था, क्योंकि वो काउंटर क्वेश्चन करते या वो अपना दृष्टिकोण आपके ऊपर में लादने की कोशिश करते, क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है। दूसरा, आपने सोमालिया के कहा, तो सोमालिया देखिए आज के दिन में सोमालिया जो है वो भी इक्वली एक रोग नेशन है। वहां पे लॉ कानून व्यवस्था वहां पे नाम की कोई चीज नहीं है। आपने सोमाली पायरेट का नाम सुना होगा कि जो जमीन पे होते हैं, जो समुद्र में होते हैं, तो वो एक अराजक कंट्री है, वहां भेजने का कोई मतलब नहीं था। तो लेकिन जो मिला जुला के एक जो स्थिति होती है, वो मैं अभी भी कहूंगा कि यूएनएससी में बेशक पाकिस्तान का सिलेक्शन हुआ है और वो सिलेक्शन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना के प्रभाव से हुआ है। लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं कि चोर को आप ऑफिस का चाबी क्यों दे रहे हो, अपने जो तिजोरी की चाबी क्यों दे रहे हो। तो ये तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये आप अलग अलग मंच है यूएन में, यूएनजीए में, एज वेल एज यूएन के बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वहाँ तो आप अपनी बात को रख के वहाँ पे आप यकीन दिला सकते हैं लोगों को। ये काम जरूर करना चाहिए और इसी के लिए मैं कहता हूँ मोदी सरकार को, जयशंकर जी को, कि उनके जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पे यूएन में, उनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हर ऐसा छिद्र खोजिए जहाँ पे कि आप नेल डाल के पाकिस्तान को नेल कर सके। ठीक है सर, मतलब कोई सुने ना सुने लेकिन हमें तो कहना ही होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पाकिस्तान को जिम्मेदारी मिली है, लेकिन क्या ये टूथलेस टाइगर की तरह होगी या फिर इसके रेपरकशंस आगे और ज़्यादा देखने समझने को मिल सकते हैं? कुल मिलाकर बात यह भी निकल कर सामने आई कि भारत को अपना पक्ष और मजबूत तरीके से, कूटनीति में और प्रभावी तरीके से आगे ज़रूर रखना होगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।